विपक्ष के नेता अब बीजेपी की ताकत समझ गए हैं। एक तरफ जहां बीजेपी फ्रंट फुट पर है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी दल आपस में ही लड़ रहे हैं। महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक विपक्ष आपस में ही भिड़ रहा है। महाराष्ट्र में जहां शिवसेना यूवीटी के सांसद संजय राउत कांग्रेस पर भड़ास निकाल रहे हैं, तो वहीं दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की पार्टी आप और कांग्रेस एक दूसरे के साथ कपड़ा फाड़ राजनीति कर रही है। लेकिन अब विपक्ष के नेता अपने ही बिछाए जाल में फंसते जा रहे हैं। उद्धव ठाकरे अब बीजेपी के साथ नजदीकियां बढ़ा रहे हैं। संजय राउत कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं और बीजेपी की तारीफ कर रहे हैं। वहीं संजय राउत राहुल गांधी की भी चिंता बढ़ा रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में चुनाव के बीच आप सांसद संजय सिंह की मुश्किलें बढ़ गई है। आपके नेता एक्सपोज हो गए हैं और अब अरविंद केजरीवाल के लिए जवाब देना मुश्किल हो गया है। इस खबर में आगे आपको बताएंगे सब कुछ डिटेल में, तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। साथ ही आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरह से बीजेपी ने हरियाणा और महाराष्ट्र में विपक्षी दलों का सूपड़ा साफ किया है, उसके बाद से ही विपक्षी दल आपस में लड़ रहे हैं। महाराष्ट्र में करारी हार के बाद से ही उद्धव गुट के नेता दो खेमों में बंट गए हैं। एक खेमा वो है जो कांग्रेस से अलग होकर बीजेपी के साथ जाने के लिए उद्धव ठाकरे पर दबाव बना रहा है, तो वहीं दूसरा खेमा वो है कि फिलहाल कांग्रेस के साथ ही रहने की वकालत कर रहा है। कांग्रेस के साथ बने रहने वालों में संजय राउत सबसे आगे हैं। इसीलिए ही मीटिंग के दौरान गुस्साए शिव सैनिकों ने उन्हें कथित तौर पर कमरे में बंद कर दिया। मीडिया में खबर भी आई थी कि शिव सैनिकों ने संजय राउत की कथित पिटाई कर दी थी, लेकिन संजय राउत ने इस खबर को लेकर कुछ भी नहीं बोला। वो चुप्पी साधे रहे। ऐसे में कहा गया कि चुप रहकर उन्होंने इस खबर को मौन समर्थन दिया। वहीं उसके बाद संजय राउत एकदम से बदल गए और बीजेपी और आरएसएस की तारीफ करने लग गए और कांग्रेस पर निशाना साधने लग गए। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि संजय राउत बीजेपी को जबरा फैन बन गए हैं। तभी तो अचानक से उन्हें बीजेपी की अच्छाई नजर आने लगी है, जिसकी वजह से वो कांग्रेस के निशाने पर आ गए हैं। दर्शकों, विपक्षी पार्टियों ने एक गठबंधन बनाया और नाम रखा इंडी अलायंस। लेकिन इंडी अलायंस धीरे धीरे करके छितरा रहा है। लेकिन इंडी के नेता कह रहे हैं कि इंडी अलायंस कमजोर हो रहा है। लेकिन इंडी अलायंस में संवाद की इतनी कमी है कि वो लोकसभा चुनाव के बाद से ही नहीं मिले हैं, जिसके बाद अटकलें लगने लगी हैं कि किसी भी समय इंडिया अलायंस का किला ध्वस्त हो सकता है। लगातार संजय राउत बयानबाजी कर रहे हैं। उनके बयानों से इंडी गठबंधन टूटने की अटकलें शुरू हुई। वहीं अब बीजेपी की तारीफ करते हुए संजय राउत ने कांग्रेस को आईना दिखाया। संजय राउत ने कांग्रेस को एनडीए का उदाहरण देते हुए बड़ी पार्टी होने के नाते पहल करने की सलाह दी है। संजय राउत ने कहा है कि यदि सहयोगियों के बीच संवाद बंद हो जाए तो कोई भी गठबंधन सफल नहीं हो सकता। सहयोगियों के बीच संवाद बनाए रखने के लिए जिम्मेदार नेताओं की नियुक्ति की जरूरत है और इंडी अलायंस के सबसे बड़े घटक दल कांग्रेस को ये भूमिका निभानी चाहिए। संजय राउत ने कहा कि पिछले कुछ दिनों में इंडी अलायंस में हमारे कुछ सहयोगियों को लग रहा है कि संवाद टूट गया है। अगर संवाद टूट गया है तो कोई भी गठबंधन सफल नहीं हो सकता। उन्होंने दावा किया है कि 2019 में शिवसेना बीजेपी गठबंधन टूट गया। दोनों दलों के बीच उचित संचार और संवाद की कमी सीधे तौर पर गठबंधन के टूटने के लिए जिम्मेदार रही। संजय राउत ने कहा कि हम एक साथ आते हैं लोकतंत्र और संविधान के लिए, लोगों के लिए, तो सबके कुछ न कुछ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। हम हमेशा कहते हैं कि बीजेपी बड़ी पार्टी है। जब हम एनडीए में थे तो बीजेपी बड़ी होने के नाते, बड़ा भाई होने के नाते दिल्ली में सबको संभाल कर आगे जाने की जिम्मेदारी बीजेपी की थी। संजय राउत ने कहा कि अगर इंडी गठबंधन जिंदा नहीं रहा तो विपक्ष जिंदा नहीं रहेगा। उद्धव ठाकरे शिवसेना के नेता ने कहा कि दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सोचती है कि वो बड़ी शक्तियां हैं। महाराष्ट्र में भी हमने कहा है कि स्थानीय निकाय चुनाव कार्यकर्ताओं के हैं और हमें साथ रखें। ये एक तथ्य है कि विपक्ष विभाजित है। ये लोगों को पता है कि दिल्ली में संजय राउत ने कहा कि गठबंधन सहयोगियों के खिलाफ चुनाव लड़ने में कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन ऐसे मामलों में किसी भी पार्टी को अपने पूर्व या संभावित भावी सहयोगियों को धोखेबाज नहीं कहना चाहिए। वहीं संजय राउत लगातार कांग्रेस को लेकर जो बयान दे रहे हैं उस पर पलटवार करते हुए महाराष्ट्र कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले ने तंज कसते हुए कहा कि पार्टी राउत के बयानों का जवाब देना जरूरी नहीं समझती। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि राउत हमारे लिए कोई मुद्दा नहीं है। वहीं कांग्रेस की सांसद वर्षा गायकवाड़ ने खास नसीहत देते हुए कहा कि संजय राउत को अपनी पार्टी पर ध्यान देना चाहिए। वर्षा गायकवाड़ ने कहा है कि संजय राउत के बयानों को हम गौर नहीं कर सकते। कुल मिलाकर देखें तो कांग्रेस के नेता भी संजय राउत को भाव नहीं दे रहे हैं। कांग्रेस के नेता भी समझ गए हैं कि संजय राउत की वजह से उन्हें नुकसान हो सकता है, फायदा नहीं। आम आदमी पार्टी के नेताओं की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं।
दिल्ली में होने वाले चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के नेता एक्सपोज होते जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल से लेकर सीएम आतिशी और पार्टी के बड़बोले सांसद संजय सिंह अपने विरोधियों को लेकर कुछ भी आरोप कर देते हैं और भाग जाते हैं। आम आदमी पार्टी के नेता अपने आरोपों को साबित तक नहीं कर पाते। सिर्फ चुनावी फायदे के लिए आम आदमी पार्टी के नेता आरोप लगा देते हैं। अन्ना आंदोलन के बाद जब अरविंद केजरीवाल राजनीति में आए थे, तब से तो यही वो काम कर रहे हैं, अपने विरोधियों पर आरोप लगाकर भाग जाने का काम। लेकिन अब जब आम आदमी पार्टी के नेताओं की पोल खुलती जा रही है, दिल्ली में चुनावी माहौल के बीच आम आदमी पार्टी के लिए कोर्ट से बुरी खबर आई है। संजय सिंह, जो हर दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी और कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं, वो मुश्किल में फंस गए हैं। संजय सिंह को अब कानून की ताकत समझ में आ गई होगी। दरअसल चुनाव के बीच आम आदमी पार्टी के नेता बुरी तरह से घिरते नजर आ रहे हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली की सीएम आतिशी मारलेना और आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह को पूर्व कांग्रेस सांसद संदीप दीक्षित द्वारा दायर मानहानि शिकायत पर नोटिस जारी किया है। संदीप दीक्षित नई दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली राज्य विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पारस दलाल ने सीएम आतिशी और आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह को 27 जनवरी के लिए नोटिस जारी किए। शिकायत का संज्ञान लेने से पहले प्रस्तावित आरोपी को सुनवाई का अवसर देने के लिए नोटिस जारी किए गए हैं। धारा 356 के तहत अपराध करने के लिए आरोपी व्यक्तियों को समन भेजने, मुकदमा चलाने और दंडित करने के लिए बीएनएस 2023 की धारा 223 के साथ धारा 222(1) के तहत मामला दर्ज किया गया है। धारा 356 के साथ धारा 35 के तहत अपराध करने के लिए आरोपी व्यक्तियों को समन भेजने, मुकदमा चलाने और दंडित करने के लिए बीएनएस 2023 की धारा 223 के साथ धारा 222(1) के तहत मामला दर्ज किया गया है। आपको बता दें, संदीप दीक्षित ने अधिवक्ता सारिम नावेद के माध्यम से शिकायत दर्ज करवाई है और आरोप लगाया है कि आरोपी ने 26 दिसंबर 2024 को नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की, जिसमें शिकायतकर्ता और राष्ट्रीय कांग्रेस, जिस राजनीतिक दल का वो प्रतिनिधित्व करता है, के खिलाफ अपमानजनक आरोप लगाए हैं। शिकायत में कहा गया है कि आरोपी ने आरोप लगाया है कि शिकायतकर्ता ने न केवल भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों रुपए स्वीकार किए, बल्कि कांग्रेस से भी और अपने आप को हराने के उद्देश्य से बीजेपी के साथ मिलीभगत की। इसमें यह भी कहा गया है कि आरोपी ने आरोपों को साबित करने के लिए किसी भी भौतिक साक्ष्य के स्वरूप की पुष्टि नहीं की। शिकायत में उल्लेख किया गया है कि आतिशी ने सांसद संजय सिंह की मौजूदगी और उनकी सहमति से आरोप लगाया कि कांग्रेस और शिकायतकर्ता आम आदमी पार्टी को हराने के लिए बीजेपी के साथ मिलीभगत कर रहे हैं। शिकायत में कहा गया है कि आरोपी व्यक्तियों का मान हानिकारक कृत्य शिकायतकर्ता को बदनाम करने के नापाक उद्देश्य से उसी योजना का हिस्सा है। इसके अलावा अपनी शिकायत में संदीप दीक्षित ने यह भी आरोप लगाया कि तथ्य और परिस्थितियां स्पष्ट रूप से प्रकट करती हैं कि अभियुक्त ने लिखित और मौखिक दोनों शब्दों के माध्यम से शिकायतकर्ता के खिलाफ उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के इरादे से आरोप लगाए और प्रकाशित करवाए हैं। और इसी तरह बीएनएस 2023 की धारा 356 के तहत दंडनीय मानहानि का अपराध किया गया है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि कानूनी नोटिस 2 जनवरी 2025 को भेजा गया था, लेकिन प्लेटफॉर्म एक्स पर मानहानिकारक ट्वीट ऑनलाइन उपलब्ध है। आपको बता दें कि मानहानि की शिकायत एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान आतिशी और संजय सिंह द्वारा लगाए गए आरोप पर केंद्रित है, जहां उन्होंने कथित तौर पर दावा किया था कि दीक्षित को बीजेपी ने बड़ी मात्रा में पैसे दिए हैं। दर्शकों, संजय सिंह, आतिशी और आम आदमी पार्टी के नेता सिर्फ आरोप लगाना जानते हैं, लेकिन वो सबूत नहीं दे पाते हैं और अब कार्रवाई होती है तो कहने लगते हैं कि उन्हें टारगेट किया जा रहा है। आतिशी और संजय सिंह द्वारा लगाए गए आरोपों के बाद दीक्षित ने कहा था कि वो इस बात का सबूत नहीं दे पाए हैं कि हमने बीजेपी से फंडिंग ली है। मैं कह रहा हूं कि अगर आतिशी जी सबूत नहीं देंगी तो उन्हें जेल भेजना हमारी जिम्मेदारी होगी। कांग्रेस के द्वारा राहुल गांधी को लॉन्च करने की कोशिश लगातार की जा रही है, लेकिन राहुल की सियासी लॉन्चिंग नहीं हो पा रही। राहुल गांधी दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि वो ही विपक्ष की तरफ से पीएम मोदी को टक्कर दे सकते हैं, लेकिन अब जिस तरह से विपक्ष के नेता ही राहुल गांधी की चिंता बढ़ा रहे हैं, उससे साफ है कि राहुल की सियासी लॉन्चिंग क्यों नहीं हो पा रही, क्योंकि हर बार राहुल गांधी की सियासी लॉन्चिंग फेल हो जा रही है। दर्शकों, हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं कि आखिर नेता कौन होता है? नेता वो होता है जो अपने आप को पीछे रखकर अपने लोगों के बारे में सबसे पहले सोचे, जो गठबंधन धर्म को शुद्ध अंतःकरण से निभाए, जो लोगों के बीच समन्वय को स्थापित करे, इसे गुण कहते हैं। जो लोगों के बीच समन्वय को स्थापित करे, ऐसे गुण होते हैं किसी नेता और लीडर के भीतर। लेकिन राहुल गांधी तो इससे इतर ही हैं। वो कुछ भी काम ऐसा नहीं करना चाहते कि जिससे सहयोगी दल उन पर भरोसा जता पाए।
आखिर क्या इंडी गठबंधन अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है? दर्शकों, लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने संविधान को लेकर जनता के बीच तो भ्रम फैलाया था, लेकिन अब वो एक्सपोज हो गए हैं। लोकसभा चुनाव के बाद हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार हुई है और बीजेपी की हरियाणा और महाराष्ट्र में जबरदस्त जीत हुई है। उसके बाद अब विपक्ष के नेता राहुल गांधी के नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठा रहे हैं। शिवसेना यूबीटी के प्रवक्ता संजय राउत के ताजा बयान ने इंडी गठबंधन में चल रही उथल-पुथल की चर्चा को तेज कर दिया है। ऐसे ही बयान अन्य नेताओं और दलों की ओर से भी आए हैं। स्वाभाविक ही सवाल उठ रहे हैं कि क्या विपक्षी गठबंधन किसी बड़े संकट की ओर बढ़ रहा है? इससे पहले जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला भी कह चुके हैं कि अगर विपक्षी गठबंधन लोकसभा चुनावों तक के लिए ही सीमित था तो इसे अब भंग कर देना चाहिए। यही नहीं, तृणमूल कांग्रेस चीफ ममता बनर्जी और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी साफ साफ कह चुके हैं कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में वो कांग्रेस का नहीं, आम आदमी पार्टी का समर्थन करते हैं। शिवसेना यूबीटी भी ऐसी घोषणा कर चुकी है। पहली नजर में इसे इंडी गठबंधन में आपसी फूट का लक्षण माना जा सकता है, लेकिन गौर करें तो ये इस ब्लॉक में जुड़े दलों का राजनीतिक अंतर्विरोध ज्यादा है। ये अंतर्विरोध शुरू से इस ब्लॉक में रहा है। इसी अंतर्विरोध के चलते विभिन्न राज्यों के चुनावों के वक्त सीटों का बंटवारा जटिल सवाल बनता है। इसी अंतर्विरोध के चलते हरियाणा में आम आदमी पार्टी इस आरोप के बावजूद चुनाव लड़ती है कि उसे मिलने वाले वोट बीजेपी की जीत की संभावना को मजबूती देंगे। इस बार दिल्ली में कांग्रेस के पूरी मजबूती से चुनाव लड़ने का फैसला भी इसी अंतर्विरोध को दर्शाता है। ऐसे में आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर ये क्षेत्रीय दल अगर कांग्रेस पर इस बात के लिए दबाव बनाना चाहते हैं कि वो बीजेपी की जीत को आसान न बनाए तो ये स्वाभाविक है, लेकिन इसे अभी से इंडी गठबंधन के विखंडन का अनिवार्य संकेत मान लेना जल्दबाजी हो सकती है। आपसी संवाद में कमी, संयोजक की नियुक्ति में देरी और बैठक का लगातार टलना ऐसी शिकायतें हैं जो बताती हैं कि इंडी गठबंधन में सब कुछ ठीक तो नहीं है। वहीं राहुल गांधी के लिए सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि अब विपक्ष के दल के बड़े नेता पीएम मोदी की जमकर तारीफ करने लगे हैं। सोनमर्ग टनल के उद्घाटन के मौके पर जिस तरह से जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने पीएम मोदी की तारीफ की, बगैर किसी गड़बड़ी के विधानसभा चुनाव कराने का क्रेडिट दिया और सूबे में अमन, तरक्की और टूरिज्म को लेकर जिस लहजे में पीएम मोदी को श्रेय दे रहे हैं, वैसी तारीफ किसी विपक्षी नेता के मुंह से सुनकर कांग्रेस जरूर तिलमिला गई होगी, क्योंकि राहुल गांधी को पीएम मोदी द्वारा किए गए विकास के कार्य नहीं दिखते। लेकिन अब विपक्ष के एक बड़े नेता और जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने राहुल गांधी को बोलने लायक भी नहीं छोड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें